हेलो एंड वेलकम। मैं हूं गुंजन मित्तल और आपका स्वागत है हमारे हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। हम सब जानते हैं कि 2020 में आया कोरोना वायरस अभी तक कई बार म्यूटेट हो चुका है। इसकी शुरुआत चीन में से हुई थी और अब एक बार फिर चीन में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन BF.7 कहर बरपा रहा है। जैसा कि चीन में फैल रहे BF.7 की स्थिति को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि वेरिएंट तेजी से लोगों के संक्रमण फैला रहा है। भारत में भी इस वेरिएंट के 4 मामले सामने आ चुके हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या कोरोना के इस नए वेरिएंट की वजह से भारत में एक बार फिर कोरोना की लहर आएगी और क्या एक बार फिर देश में लॉकडाउन की पड़ेगी जरूरत। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर हैं सचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस हेल्थ केयर। डॉक्टर सचिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन जी, नमस्कार। डॉक्टर, कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 ने कई देशों में खासकर कि चीन में काफी कहर बरपा रखा है और भारत में भी इसके 4 मामले सामने आ चुके हैं। तो इसके बारे में मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि एक वायरस कितना खतरनाक है और हिंदुस्तान को इस वेरिएंट से कितना खतरा है। देखिए गुंजन जी, हमें पहले तो अपने श्रोताओं को थोड़ा सा रीअश्योर करना है कि ये वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है। BF.7 का फुल फॉर्म है BA.5.1.2.7। तो जो ओमिक्रॉन सबसे पहले वेरिएंट आया था जनवरी में, जिसने बहुत बड़ी वेव इंडिया में लाए थे, उसी के ये वेरिएंट्स आते गए। तो जो इंडिया में वेव चली थी जनवरी में, वो चली थी मोस्टली BA.1 और BA.2 वेरिएंट से। उसके बाद वो धीरे धीरे वेव खत्म हो गई और BA.4 और BA.5 वेरिएंट्स ने यूएस और यूरोप में बहुत ज्यादा बड़ी वेव्स चलाई। बट अगेन वो वेव्स जो थी वो माइल्ड केसेस की ज्यादा थी, एसिम्टोमेटिक केसेस की ज्यादा थी। निमोनिया इसमें कम हो रहा था, सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी गला खराब, खांसी, थोड़ा सा जुकाम होना, यही ज्यादा हो रहा था। तो इसकी वजह से जो सीरियस केसेस थे वो इतने नहीं थे, और BA.4 BA.5 तो एक्चुअली इंडिया में आ भी नहीं पाए। दे जी। कुड नॉट टेक ओवर द कम्युनिटी एट ऑल। तो उसी का ये वेरिएंट BA.5 का आगे BA.5.1.2.7 जो है वो BF.7 वेरिएंट के नाम से चाइना में चल रहा है। और BA.1 और 2 का एक वेरिएंट है जो कि XBB नाम वेरिएंट से सिंगापुर और इंडिया में इस समय सबसे ज्यादा चल रहा है। इंडिया में अराउंड 65% केसेस जो भी आ रहे हैं वो XBB वेरिएंट के हैं। तो ये सभी ओमिक्रॉन वेरिएंट के ही अलग अलग ऑफस्प्रिंग्स हैं, बच्चे हैं छोटे। तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट चेंजेस या डिफरेंट वेव्स मुझे नहीं लगता है कि इन वेरिएंट से आएंगे इंडिया में। ओके। हिंदुस्तान में डॉक्टर बात करें, डेल्टा वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा मौतें हुई थी और ओमिक्रॉन को जितना खतरनाक बताया जा रहा था वो शायद उतना खतरनाक साबित नहीं हुआ। ये वेरिएंट कितना असर डाल सकता है? क्या इसमें जान जाने तक की संभावना है? जैसे कि अभी चीन में हम मंजर देख रहे हैं, मतलब हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे हैं, गेट क्लोज हो रहे हैं और बाहर ही लोग अपना दम तोड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति आ सकती है, मतलब ये क्या वेरिएंट इतना खतरनाक है कि जान जा रही है लोगों की? देखिए गुंजन जी, चाइना की जो सिचुएशन है वो हमें समझनी होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है वहां पर। चाइना ने जब से ओमिक्रॉन शुरू हुआ है, एक जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई हुई है। तो कुछ भी होता है वहां पर, मेरे कुछ मित्र हैं वो बताते हैं कि हम घर से अगर बाहर निकलते हैं तो अपना फोन चार्जर और अपनी टॉयलेटरीज का बैग साथ लेके चलते हैं, क्योंकि वहां कुछ पता ही नहीं चलता। एक मॉल में गए, मॉल में एक केस डिटेक्ट हुआ तो पूरा मॉल शट डाउन कर देते हैं। वो एक हफ्ते तक ना कोई अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। ओके। तो जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से बहुत सारे लोगों को अभी तक कोविड का एक्सपोजर हुआ ही नहीं है। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि चाइना की वैक्सीन बुरी तरह फेल हो चुकी है और ये कोई मानने को तैयार नहीं है। हम्म। साइनोफार्म, आप देखिए जहां जहां भी लगी, सेशेल्स में लगी थी, सेशेल्स में उसके बाद इतने केस आए कि उन बेचारों को दूसरी वैक्सीन ढूंढनी पड़ी। मिडल ईस्ट में लगी, उनको पहले ही समझ आ गया, उन्होंने तुरंत उसके बाद सबको फाइजर से इनोकुलेट कराया अपनी सारी जनता को। जर्मनी ने अभी लड़ लड़ के बायोएनटेक वैक्सीन अपने सिटीजन्स के लिए चाइना में भेजी है। हम्म। 4 दिन पहले ही वो प्लेन लैंड हुआ है। और जर्मनी ने कहा है कि कम से कम हमारे सिटीजन्स को आप बायोएनटेक वैक्सीन लगवाइए। तो साइनोफार्म हैज फेल्ड कंप्लीटली। चाइनीज लीडरशिप इज टू ऑब्स्टिनेट, टू प्राउड टू एडमिट इट, और वो लोग मदद मांग भी नहीं रहे हैं, जो सबसे दुख की बात है। तो चाइना की पॉपुलेशन को ना तो
एक नेचुरल इन्फेक्शन से इम्यूनिटी है, क्योंकि उनको इन्फेक्शन होने नहीं दिया गया, बिकॉज इतने टाइट कंट्रोल्स थे कि वो सारा कुछ बिल्कुल जीरो कोविड पॉलिसी पे चल रहा था। और दूसरा, उनकी वैक्सीन चली नहीं, तो इसलिए चाइनीज पॉपुलेशन कंप्लीटली इम्यूनिटी से दूर है, और हम्म। इसीलिए ये वाला वायरस उनके ऊपर इतना असर कर रहा है। जी। इंडिया में देखिए, हमें 2 डोज वैक्सीन लग चुकी हैं। तीसरी डोज भी करीब करीब 30% लोगों ने लगवा ली है। जी। उसके बाद 2 मेन वेव्स, जो डेल्टा वेव है उसमें काफी लोगों को इन्फेक्शन हुआ, जिनको नहीं हुआ उन सबको ओमिक्रॉन वेव में तो हो ही गया, जो जनवरी में चली थी। तो ऑलमोस्ट 3 से 4 नेचुरल प्लस वायरस वैक्सीन इम्यूनिटी हमारे पास है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है। और इसका मेन एविडेंस ये है कि पहला केस इंडिया में BF7 का अक्टूबर में न्यू आइसोलेट हुआ था। अगर वो 3 महीने में इंडिया में नहीं फैल पाया है, तो कोई, मुझे लगता नहीं, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आगे भी फैल पाएगा। ओके। डॉक्टर ये बताइए, इसमें पेशेंट्स में किस तरह के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं? जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे, खांसी जुकाम आगे गुजर जाता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि वो कोविड से इन्फेक्ट हुए हैं, तो किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं? देखिए, ओमिक्रॉन के सिम्टम्स मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के हैं। गला खराब होना, खांसी होना, सर में दर्द होना, बुखार आना। लेकिन एक नॉर्मल फ्लू से थोड़ा ज्यादा सिवियरिटी होता है इसमें, जिनको ये सिम्टम्स आते हैं। तो नॉर्मल फ्लू अगर 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, तो ये 5-7 दिन, कई बार 10 दिन भी चलता है। बुखार बहुत ज्यादा तेज आता है। रनिंग नोज वगैरह उतनी ज्यादा नहीं होती, जैसे नाक बहना उतना ज्यादा नहीं है जितना एक इन्फ्लुएंजा से होता है। तो माइनर डिफरेंसेस हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हम बार बार कह रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट है, तो इसमें इतनी चिंता की बात नहीं है। लेकिन देखिए, कुछ स्मॉल परसेंटेज में तो ये लंग्स में जा ही सकता है, बहुत रेयर बट फिर भी। हम्म। तो इससे ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। अगर आपको बुखार है जो 4 से 5 दिन में ठीक नहीं हो रहा है, अगर कहीं भी आपको सांस फूल रहा है किसी भी वक्त, अगर आपके नेल्स या पेरिफेरीज नीले पड़ रहे हैं या लिप्स नीले पड़ रहे हैं, तो इमीडिएटली डॉक्टर से जरूर मिलें। और सेफेस्ट तरीका है कि एक पल्स ऑक्सीमीटर हमेशा अपने पास रखें। पिछली वेव्स में तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सबने खरीद लिया था, अब उसकी बैटरी बदलवा लें, नई बैटरी डाल के अपने पास रखें। अगर पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन आपका गिरता हुआ दिख रहा है, तो जरूर डॉक्टर से मिलें। और अगर नॉर्मल भी है और आपको बुखार है, तो एक 6 मिनट स्पॉट जॉग टेस्ट जो हमने पिछली वेव्स में बताया था, उसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ मेमोरी सभी श्रोतागणों के लिए, जी। कि 6 मिनट एक ही जगह पर खड़े होकर जॉगिंग करें। नॉर्मली आपका जो पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग है वो बढ़ना चाहिए इसके बाद, यानी अगर 96 दिखा रहा था तो 97 98 हो जाना चाहिए, 98 दिखा रहा था तो 99 हो जाना चाहिए। लेकिन अगर ये गिर रहा है, तो दिखा रहा है कि आपके लंग्स में कुछ इन्फेक्शन पहुंच गया है। और अगर 5 से ज्यादा गिरता है, यानी कि अगर 97 था और वो 92 हो जाता है, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। तो ये एक बहुत सिंपल टेस्ट है, हर कोई घर पे कर सकता है, टू अंडरस्टैंड कि आपके लंग्स में जा रहा है इन्फेक्शन या सिर्फ ऊपर ही है। अगर ऊपर है तो अपने आप ठीक हो जाएगा 5-7 दिन में, बट अगर लंग्स में जा रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है आपको। ओके। डॉक्टर, आप कह रहे हैं कि ज़्यादा असर तो नहीं डालेगा हिंदुस्तान पर, फिर भी अभी सिर्फ 28 से 30% लोगों ने अभी बूस्टर डोज ली है, तो क्या हम प्रिकॉशनरी बूस्टर डोज लगवा सकते हैं जिन लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं ली है? देखिए, बूस्टर बहुत जरूरी है हम सबके लिए, तो सब जरूर लगवाएं। और यही बार बार होता है कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना कोई। जी। तो जब नॉर्मली वैक्सीन आती हैं, जब पिछली बार भी याद है आई थी पहली बार वैक्सीन, तो सब डर रहे थे, नहीं हम क्यों लगवाएं क्यों लगवाएं। लेकिन जैसे ही डेल्टा स्प्रेड हुआ, तो वैक्सीन के लिए इतनी होड़ लगी, इतनी भीड़ लगी, मुझे रोज कई कई फोन्स आते थे कि हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, आप प्लीज वैक्सीन लगवा दीजिए। और अब वही हाल हो गया है कि फिर से लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, क्योंकि वेव जा चुकी है, इमीडिएट डेंजर नहीं लग रहा है। जी। तो बूस्टर डोज लगवाना बहुत जरूरी है। अगर आपने नहीं लगवाई है तो इमीडिएटली जाके लगवाएं। और अब तो नेजल वैक्सीन भी आ गई है, तो इट इज़ अ वेरी सेफ सिंपल वैक्सीन, उसमें सुई का भी डर नहीं है, आपको जी। इंजेक्शन भी नहीं लगेगा। तो नेजल वैक्सीन लगवा लीजिए। बट डेफिनेटली जिन जिन ने बूस्टर नहीं लगवाया, और 70% एलिजिबल लोगों ने नहीं लगवाया अभी तक अनफॉर्चुनेटली, तो प्लीज जाकर अपना बूस्टर डोज अवश्य लगवा। जी। डॉक्टर, चाइना से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक ये वायरस बुजुर्गों में सबसे ज़्यादा फैल रहा है वहाँ पर,
तो हमारे यहाँ कई बुजुर्ग अभी भी हैं जिन्होंने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है, तो ऐसे में क्या अब उनको ये डोज ले लेनी चाहिए या क्या खतरा हो सकता है उन्हें? देखिए, कोई भी वायरस है वो वीक लोगों पर जल्दी असर करता है और ज्यादा असर करता है। जी। तो ओमिक्रॉन भी सेम है, बिल्कुल अलग नहीं है। तो जो ओल्ड हैं, जो वीक हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, यानी कि कोई अलग तरह की बीमारियां हैं, कैंसर से ग्रस्त हैं या किडनी डिजीज है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, या कोई लंबी दवाइयों पर है, तो उन सबको ज्यादा असर करने का रिस्क है इस वायरस का। तो डेफिनेटली अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो बहुत ही खतरनाक बिहेवियर है। मेरे ख्याल से आप अपने जीवन से खेल रहे हैं। तो प्लीज जाकर इमीडिएटली अपना वैक्सीन लगवाइए, और अगर 2 डोज लगवा भी चुके हैं तो थर्ड बूस्टर डोज भी अवश्य जल्दी से जल्दी जाकर लगवा लें। और बच्चों की बात करें डॉक्टर, अभी भी काफ़ी पेरेंट्स हैं जिन्होंने अभी अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैक्सीन तो सबके लिए जरूरी है। कोई भी अगर एक भी जना रह जाता है वैक्सीनेशन से, एक भी छूट जाता है, तो वायरस को चांस अब मिलता है तो स्कूल्स फैलने भी का सर्टिफिकेट्स दूसरे। मांग रहे हैं वैक्सीन का। डेफिनेटली। तो मेरे ख्याल से हर बच्चे को वैक्सीन लगवाना आवश्यक है, क्योंकि जैसा आपने कहा, स्कूल्स भी मांग रहे हैं, ट्रैवल के लिए भी चाहिए। आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट चाहिए। जी। तो वैक्सीन लगवाना तो आवश्यक है और सबको ही जल्द से जल्द लगवा लेनी चाहिए। डॉक्टर, बहुत बड़ी राहत की बात है, जैसे अभी आपने कहा कि केंद्र सरकार ने नेजल वैक्सीन के यूज को मंजूरी दे दी है, तो क्या ये वैक्सीन ज्यादा कारगर और उपयोगी रहेगी, आप क्या समझते हैं? ये बहुत ही बड़ी गेम चेंजर है मेरे हिसाब से। तो भारत बायोटेक ने वैक्सीन बनाई है, और बहुत बड़ा क्लेम है भारत बायोटेक का। अगर आप देखेंगे इसकी प्रेस रिलीज में, तो उन्होंने लिखा है, इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू टू हैव एन इन्फेक्शन वंस यू गेट दिस वैक्सीन। तो जो पहली वैक्सीन थी उन सबसे ये था कि हमें इन्फेक्शन तो हो सकता है, लेकिन सीरियस डिजीज नहीं होगी। वैक्सीन लगने के बाद हमें हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, निमोनिया नहीं होगा। ये पहली ऐसी वैक्सीन है जो कह रही है कि एक बार आपने ले ली तो आपको इन्फेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि ये लोकली काम करती है। तो इसमें नाक में हम दोनों नॉस्ट्रिल्स में 4-4 बूंद डालते हैं, टोटल 8 बूंद इसकी हमें लेनी होती है, और फिर 4 हफ्ते बाद दोबारा 8 बूंद। तो ये लोकल रिस्पॉन्स भी एलिसिट करता है। तो आईजीजी और आईजीए रिस्पॉन्स, जो आईजीए लोकली एलिसिट करता है, और टी सेल रिस्पॉन्स सिस्टेमिकली बहुत अच्छे मैटर से करता है। तो आपको लोकली भी रिस्पॉन्स है। तो क्योंकि वायरस हमें पता है नाक से एंटर करता है हमारी बॉडी में, मुंह से निकलता है, तो नाक में घुसते ही उसको वहीं पर न्यूट्रलाइज कर देगी हमारी बॉडी, तो इन्फेक्शन होने ही नहीं देगी। प्लस ऑफ कोर्स, क्योंकि लोकली लग रहा है तो इंजेक्शन नहीं है बॉडी में, आपके ब्लड में नहीं जा रहा है, तो उसके साइड इफेक्ट्स भी कम है। तो आई थिंक इट इज अ बिग गेम चेंजर। इसके लिए आपको ट्रेन्ड स्टाफ की जरूरत नहीं है कि जिसको इंजेक्शन लगाना आता हो। स्टेराइल प्रिकॉशंस की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। सिर्फ नाक में बूंद डालना है, जैसे कि हम ओरल पोलियो वैक्सीन मुंह में डालते थे, तो जी। वो कहीं भी घर घर जाके भी लग तो सकती थी। बच्चों के लिए तो भी ये बहुत उसी इजी तरह हो है। जाएगा ये वैक्सीन लेना। हाँ, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने 18 साल से नीचे इसको ऑथराइज नहीं किया है, ओके। क्योंकि अभी देखिए सिर्फ 3,000 लोगों पर ही टेस्ट हुई है। तो अभी और बहुत सारे टेस्ट होने आवश्यक है इसके लिए, बिकॉज बच्चों के लिए गवर्नमेंट्स एंड रेगुलेटरी एजेंसीज ज़्यादा पर्टिकुलर होती हैं ऑब्वियसली, एंड राइटली सो एज वेल। तो बच्चों के लिए अभी नहीं ऑथराइज की गई है, 18 साल से ऊपर ही है तो ऑथराइज, क्या बट पेरेंट्स वेट कर डेफिनेटली। सकते हैं कि जब तक बच्चों को अप्रूवल नहीं मिलता तब तक हम वेट कर सकते हैं? अगर देखिए आपको अभी तक एक भी डोज नहीं लगा है तो प्लीज वेट मत करिए, क्योंकि जो वायरस आ रहा है, मैंने जैसे बताया BF7, उसके R0 वैल्यू बहुत ज्यादा है। जी। R0 मीन्स कि एक पेशेंट कितने और पेशेंट्स को अफेक्ट करेगा, इन्फेक्ट करेगा। तो जो ओरिजिनल ओमिक्रॉन आया था उसकी R0 थी करीब 3 के आसपास, की एक पेशेंट 3 को इन्फेक्ट कर सकता था। इसकी बताई जा रही है 16 से 18। तो ये बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव है, और रूटीन में हम वायरसेस से एक्सपेक्ट भी यही करते हैं कि जैसे जैसे ये म्यूटेट होते जाते हैं, और इन इस वाले वेरिएंट्स को ओमिक्रॉन स्पॉन्स कहा जा रहा है। तो जैसे जैसे स्पॉन्स निकलते हैं, म्यूटेट होते हैं, तो दे बिकम मोर इन्फेक्टिव एंड लेस लीथल। क्योंकि वायरस भी चाहता है कि मैं जिंदा रहूं ज्यादा से ज्यादा टाइम, तो जितने ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेगा उतना ज्यादा फैलेगा, उतना ज्यादा जिएगा।
और जितने कम लोगों को मारेगा तो भी उतना ज्यादा जिएगा, कि उसके अगेंस्ट हम एक्शन नहीं लेंगे। होस्ट जिंदा रहेगा तो और लोगों को फैला पाएगा, अगर होस्ट ही मर जाएगा तो वायरस साथ में ही मर जाएगा। तो ये इस तरह का नेचुरल प्रोग्रेशन है वायरस म्यूटेशन का। तो ये भी इसी तरह हुआ है कि 18 गुना ज्यादा फैल रहा है, बट लीथल उतना ही है, उससे कम है। तो जी। क्योंकि इतने सारे लोगों को होगा, तो देखिए उसमें से कुछ स्मॉल परसेंटेज को तो कॉम्प्लिकेशन हो ही सकता है। तो हम्म। जितने ज्यादा लोगों को होगा उतने ही ज्यादा लोग हम सोच सकते हैं कि एज अ ओवरऑल नंबर कॉम्प्लिकेशंस में आएंगे, सीरियस डिजीज में आएंगे। तो इसलिए इसके खिलाफ वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। तो प्लीज वेट ना करें नेजल वैक्सीन के अप्रूवल्स की, उसमें अभी महीना, 2 महीना, 4 महीना लग सकता है। तो अगर आपने कोई डोज नहीं लगवाई है तो इमीडिएटली जाके लगवा लें। अगर ओके। बूस्टर की वेट कर रहे हैं तो वेट कर सकते हैं। ओके। डॉक्टर, हम कोविड की सभी वैक्सीन की बात करें तो लगातार इनकी एफिकेसी घट रही है। जो शुरुआत में 100% कह रहे थे, वो घटकर अब 40 से 20% तक पहुंच गई है। हालांकि रात की बात यह है कि हिंदुस्तान की वैक्सीन की एफिकेसी अभी भी दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर है। तो ऐसे में आपका क्या मानना है कि सभी वैक्सीन कितनी कारगर थी, या समय के साथ लोगों ने खुद ब खुद हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर ली है? देखिए, जैसे जैसे वायरसेस म्यूटेट होते जा रहे हैं उनके खिलाफ वैक्सीन्स की असरदार जो एफिकेसी है वो डेफिनेटली कम होगी, स्पेशली जो एमआरएनए वैक्सीन्स हैं, क्योंकि हम्म। वो बहुत ही टारगेटेड वैक्सीन्स हैं एमआरएनए। और वो एक स्पाइक प्रोटीन के एक पर्टिकुलर एरिया को ही टारगेट करती हैं, और वो जैसे ही म्यूटेट होता है तो ऑब्वियसली एफिकेसी उनकी कम होगी। बट वी आर वेरी लकी कि इंडिया के पास जो दो बड़ी वैक्सीन हैं, जी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन, वो दोनों ही एमआरएनए नहीं है, और दोनों की एफिकेसी बहुत हाई है। और दोनों की पोस्ट वैक्सीन मोर्टेलिटी रेट्स अमंग्स द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। तो हमारे पास ये बहुत अच्छा एक एडवांटेज रहा है कि द वैक्सीन्स दैट वी हैव बीन अमंग्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जैसे जैसे और वायरस म्यूटेट होगा तो इनकी थोड़ी सी एफिकेसी शायद और कम हो, बट दे विल डेफिनेटली बी वर्किंग वेरी वेल अगेंस्ट दीज वेरिएंट्स। हमें डर सिर्फ एक बात का है कि चाइना में जो इतनी बड़ी वेव चल रही है, कुछ कुछ नंबर्स तो ऐसे आ रहे हैं कि करीब करीब 3.5 करोड़ लोग एक दिन में इन्फेक्ट हो गए वहां पर, जी। विच इज जी। वेरी स्केरी नंबर्स। तो उसमें ये एक रिस्क हमेशा रहता है कि इतने सारे लोगों में जब वायरस घूम रहा है तो म्यूटेट, कुछ इमीडिएट बड़ी म्यूटेशन ले आए। जैसे डेल्टा आया था तो हमने देखा डेल्टा ने कितना कहर बरपाया था, कितनी प्रॉब्लम्स हुई। जी। तो रिस्क यही है कि ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये चेंज होकर कोई और वेरिएंट ना बन जाए, पूरा नया वेरिएंट। अगर बिल्कुल नया वेरिएंट आ जाता है तो उससे खतरे होने के चांसेस बहुत हैं, और वो इंडिया में भी खतरा कर सकता है। इफेक्ट कर सकते हैं। तो सरकार को चाहिए कि हर एक केस जो अब डिटेक्ट हो रहा है उसकी जीनोटाइपिंग जरूर कराएं। जी। और स्पेशली जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, अगर हम्म। उनकी टेस्टिंग नहीं होगी तो वो कुछ नया वेरिएंट जरूर लेकर आ सकते हैं। तो ये नए वेरिएंट से हमें बच के रहना है। ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है BF7 और XBB, ये इतने खतरनाक नहीं है। जी, सरकार तो बिल्कुल एक्शन में है, काफ़ी गाइडलाइंस भी जारी कर दी है जो बाहर से आने वाली फ्लाइट्स है। तो क्या बाहर से अभी आने जाने पे रोक भी लगा देने की ज़रूरत है? आपको लगता है अभी ऐसी स्थिति नहीं है? देखिए कुंजन जी, ये हमने करके देखा है पहले, और ये इतना इफेक्टिव होता नहीं है। मैंने देखा है कि देखिए वायरस कोई बाउंड्रीज नहीं रिस्पेक्ट करता है, कोई तरह की चीजें रिस्पेक्ट नहीं करता है। और मुझे नहीं लगता है कि नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज अभी इतनी कारगर हैं कि बिल्कुल ट्रैवलिंग बंद कर सकें। पूरे वर्ल्ड को रोकना इतना आसान नहीं है। तो पर्टिकुलर कंट्रीज से रोकने में भी ये मुश्किल है कि आप कैसे गारंटी देंगे कि चाइना से वो डायरेक्ट आए तो ही वायरस लाएंगे। अगर वो जी। चाइना से यूएस जाते हैं, यूएस से फिर यहाँ आ जाते हैं, तो वायरस नहीं लाएंगे। तो ये बड़ा मुश्किल है इसको आई थिंक इम्प्लीमेंट करना। हमने पिछली बार भी करके देखा, इफेक्टिव तो नहीं हुआ। हम्म। तो बेटर ये है कि हम टेस्टिंग को बढ़ाएं, और नॉट जस्ट टेस्टिंग फ्रॉम द ह्यूमन सैंपल्स। एक बहुत इफेक्टिव वे होता है सीवेज टेस्टिंग का, क्योंकि अगर आप एसिम्टोमेटिक भी हैं, अगर आपके अंदर वायरस है तो आपके अपने फीसिस में यानी लैट्रिन में वो निकलता है जरूर। तो अगर सीवेज में आप टेस्ट करें अलग अलग पॉइंट से उठाकर, तो आपको उस एरिया की लोड का पता चल सकता है। और हमने पिछली बार भी देखा कि न्यूयॉर्क में पोलियो डिटेक्ट हुआ इससे, सीवेज से, जो कि हम्म। वैसे ह्यूमन टेस्टिंग में नहीं आ रहा था।
तो दिल्ली ने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया है, 7 जगह पर सीवेज टेस्टिंग हो रही है दिल्ली में फॉर कोविड। बाकी प्रदेशों को और बाकी शहरों को भी इमीडिएटली करने की जरूरत है कि टेस्टिंग बढ़ाएं, इंक्लूडिंग सीवेज टेस्टिंग। और जहां भी डिटेक्ट हो उसकी जीनोटाइप जरूर करें देखने के लिए कि ये कौन सा वेरिएंट है। एज लॉन्ग एज ये ओमिक्रॉन डिसेंडेंट ही चलता रहेगा तो चिंता की बात नहीं है। बट अगर कहीं भी कोई नया वेरिएंट आता है तो इमीडिएटली हमें एक्शन लेने की जरूरत जी डॉक्टर, चाइना क्यों फेल हो रहा है इस वायरस के सामने, क्या वजह हो रही है ये बताइए। चाइना के फेलियर के देखिए 2 मेन कारण हैं। एक उनका जो प्रीवियसली जीरो कोविड पॉलिसी था, उसकी वजह से नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हो पाया है पूरी कम्युनिटी में। स्पेशली जो ओल्डर पीपल थे उनको तो बिल्कुल ही बंद करके रखा हुआ था चाइना ने। हम्म। तो उनको नेचुरली कोई इन्फेक्शन नहीं मिला, कोई इम्यूनिटी नहीं हुई। और दूसरा मेन कारण है कि उनकी साइनोफार्म बिल्कुल बुरी तरह फेल हो चुकी है। हम्म। आई थिंक WHO, UNO, US वगैरह को अपनी शर्म छोड़ के, झिझक छोड़ के क्लियरली बोलना चाहिए बाहर आके कि ये वैक्सीन फेलियर थी और इससे कोई फायदा नहीं हुआ। इन्होंने सारे, जिस जिस देश ने वो वैक्सीन लगाई है उस देश को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है और अब चाइना को भी करनी पड़ रही है। जी। तो मुझे लगता है चाइना को आगे बढ़ के मदद मांगनी चाहिए इंडिया से, US से। जर्मनी ने तो उनको जबरदस्ती मदद भेजी है, एक प्लेन भर के भेजा है वैक्सीन का कि कम से कम जर्मन नेशनल्स को लगा दीजिए वहां पे। वो भी चाइना ने बड़े प्रोटेस्ट में लेकर वो वैक्सीन लगाई बट वो एटलीस्ट लग गई। तो मुझे लगता है कि और देशों से अगर मदद मांगेंगे तो आई थिंक कंट्रीज विल बी ओनली टू हैप्पी, क्योंकि अभी तो उनकी इतनी वैक्सीन पड़ी हैं, वेस्ट हो रही हैं। इंडिया में ही 5 करोड़ डोज एक्सपायर हो चुकी हैं ऑलरेडी वैक्सीन की। जी। तो आई थिंक वैक्सीन काफी हैं, चाइना को मदद मांगनी चाहिए, शर्म छोड़ देनी चाहिए। बिकॉज ये जीवन मृत्यु का मामला है, अपनी जनता को मरते हुए तो नहीं देखना चाहिए किसी भी सरकार को। सो आई थिंक दे शुड स्टैंड अप एंड आस्क फॉर हेल्प नाउ फ्रॉम द वर्ल्ड। जी चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या हिदायत देंगे इस खतरे से अपने आप को बचाने के लिए। देखिए, ये जो नया वायरस आ रहा है ये बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव है। तो जैसा मैंने पहले बताया, R0 इसका 16 से 18 के बीच में है, यानी कि एक भी पेशेंट होगा तो वो 16 से 18 लोगों को इन्फेक्ट करेगा। और आगे देखिए, वो 18 अगर 18 और को करेंगे तो कितना ज्यादा नंबर बन जाता है। तो काफी एक्सप्लोजिव तरह से स्प्रेड कर सकता है। तो इससे अपने आप को जरूर बचाएं। जो हम पिछले साल आपको हिदायत दे रहे थे वही हिदायत अभी भी है। VSMS, V फॉर वैक्सीन, S फॉर सैनिटाइजेशन, M फॉर मास्क एंड S फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर प्लीज मत जाइए। अगर जाना हो, पड़ेगा ही पड़ेगा, तो मास्क जरूर पहन के रखिए और सैनिटाइजेशन करते रहिए। और जितनी जल्दी वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवा लेंगे उतना आपके लिए फायदा है। तो ये VSMS दोबारा से इस्तेमाल में लाइए। मास्क सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। तो हमेशा कभी भी आप इंडोर हैं या भीड़ भाड़ वाली जगह पे हैं, कुछ लोगों के साथ हैं, तो मास्क अवश्य अवश्य पहने प्लीज। जी डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू गुंजन जी, नमस्कार। कोरोना के इस नए वेरिएंट ने चीन में हाहाकार मचा रखा है। भारत में अभी इसके ज़्यादा मामले सामने नहीं आए, लेकिन इससे बचने के लिए आप एक बार फिर से मास्क का इस्तेमाल करें। ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। शादी और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, क्योंकि इस वायरस और नए वेरिएंट से हम अपनी समझदारी से ही बच सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने नए गेस्ट के साथ और हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी लेकर। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player,
your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9, and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.